नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हर संडे को हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसी कड़ी में यह हमारा टेस्ट नंबर 13 है। इसके पहले 12 टेस्ट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। इसमें टेस्ट का सिलेबस है आपका करंट अफेयर और साथ में मेडाइवल हिस्ट्री। करंट अफेयर का हम टोटल 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं और मेडाइवल हिस्ट्री का बाकी 15 प्रश्न हैं। अगर हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 2 चीज़ों को कवर किया गया है। जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक, इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कई बार, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को हमने क्विज के मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने सेट किया है और एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो आपको एक बेहतर समझ हो जाएगी। दूसरा टॉपिक है हमारा विजयनगर। विजयनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो खासकर इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से कवर किए हैं। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखिए और देखते हैं क्या क्या इसमें है, आगे आएगा। चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन है हमारा, आरोहण 4.0 अभी चर्चा में रहा है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका जो संबंध है डाक विभाग से, पोस्ट ऑफिस से है। और इसका कहाँ पे यह डाक विभाग का से जुड़ा हुआ आरोहण 4.0, और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ आपको शिमला में। देखिए, थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में फास्ट रह के चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। और दूसरा हम एक रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे का एक योजना है पीएम वाणी योजना। ये पीएम वाणी योजना क्या करेगा? ये 100 रेलवे स्टेशन जो होता है उस पर वाईफाई की सुविधा देगा। ठीक है, तो पीएम वाणी योजना आप याद रखेंगे, 100 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है बहेली रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कौन फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो यह चर्चा में रहा है, तो यह है असम में। तो आप इसे याद रखेंगे, बहेली रिजर्व फॉरेस्ट जो है असम में है। अब देखिए, असम का एक दो न्यूज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं। असम अभी चर्चा में रहा है M15 पेट्रोल के लिए। M15 पेट्रोल लॉन्च हुआ है असम में। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च हुआ है। यह है क्या? M15 पेट्रोल है क्या? मतलब पेट्रोल में 15% मिथेनॉल मिक्स किया जाएगा, उसी को कहा जाता है M15 पेट्रोल। दूसरा, अगर हम असम की बात करें तो यह बना अभी फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने वाला स्टेट बना है, ये बना है असम। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और केरल का एक न्यूज़ चर्चा में रहा। अगर हम केरल की बात करें तो केरल चर्चा में रहा है, यह एक सैली ऐप बनाया है। सैली ऐप, देखिए सैली ऐप जो है यह लोगों की जो जीवन शैली होती है उससे कुछ बीमारियों को ये ख़त्म करेगा। बहुत सारी बीमारी होती है कि लोगों को कहा जाता है कि आप अपना लाइफ स्टाइल बदल लीजिए तो ठीक हो जाएगा। कुछ उसी तरीके से इस ऐप में बताया जाएगा कि लोग अपनी जीवन शैली को बदल के काफ़ी बीमारियों को ठीक कर लेंगे, और ऐसा करने वाला स्टेट बना है केरल। ठीक है, तो सैली ऐप है केरल का। चलिए, एक क्वेश्चन है, 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ हुआ है? इसका सिंपल आंसर है दिल्ली, इसमें कुछ बताने का है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रॉक एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो यह देश है भारत और नेपाल। अभी आप देखे होंगे, अभी आप न्यूज़ में आपने देखा होगा कि 15 मई को गुरु पूर्णिमा था। उसी दिन भारत और नेपाल में 6 एग्रीमेंट हुआ है। भारत और नेपाल के बीच 6 एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट को किया है प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो प्रधानमंत्री अगर कोई चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी भारत और रॉक एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत और नेपाल के द्वारा समझौता हुआ है। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की एक है कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई किया है, और अभी ये चर्चा में रही हैं कि कामी रीता शेरपा नेपाल की हैं
ये 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं। 1-2 बार चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये लगातार 26 बार चढ़ गए हैं। तो इनका भी नाम कहीं चर्चा में था तो आ सकता है आपके लिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास जो है किसके साथ किसका है? ये नाटो का एक वार एक्सरसाइज है। और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 तो है ही, अगर साथ में एक नाटो का एक और है डिफेंडर। डिफेंडर यूरोप 2022 ये भी नाटो का है। तो आप याद रखेंगे स्विफ्ट और डिफेंडर दोनों जो वार एक्सरसाइज है ये नाटो का है। और एक बड़ा फेमस है कोरपट, ये भारत और बांग्लादेश का एक्सरसाइज है, आप ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। एक कोरपट बांग्लादेश नहीं होगा, इंडोनेशिया होगा। और जो बांग्लादेश की हम बात करेंगे वो बांग्लादेश के साथ हुआ है, वो है संप्रीति, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है संप्रीति, कॉर्पट हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। चलिए अब मेधावी हिस्ट्री के प्रश्न में हम घुसते हैं। पहला प्रश्न आपका, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ये सोमनाथ है कहाँ पे? ये है आपका गुजरात में। ये अगर हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो देखिए मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक बहुत बड़ा है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें स्कोप होता है कि क्वेश्चन बहुत टारगेट एरिया से पूछा जाता है, वहीं पे हम फोकस करेंगे। और लगभग आप इतना कर लेते हैं तो मोर और लेस आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। हम देखते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री में अरब आक्रमण बहुत ज़्यादा होगा भारत पे। अब अरब आक्रमण होगा, अरब से लोग आएंगे तो इनका 3 मुख्य कारण होगा। इनका पहला कारण होगा धन को लूटना, ये पहले धन लूटने के हिसाब से आएंगे, इनका शासन करना इनका काम नहीं होगा, ये धन लूटेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। दूसरा होगा ये अपना इस्लाम का प्रसार करेंगे। और तीसरा इनका काम होगा कि अपने साम्राज्य को एक बेहतर करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, इनको जो धन लूटना है इसी से रिलेटेड है। इनके पास पैसा वगैरह उतना ज़्यादा नहीं रहेगा और भारत को उसमें कहा जाएगा सोने की चिड़िया। और भारत में कोई सेंट्रलाइज उस समय राजा नहीं रहेगा, मतलब एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं रहेगी, सारे छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसलिए इनको यहाँ पे आना, धन लूटना और अपना प्रसार करना बहुत आसान होगा। इन सारे चीज़ों का अगर हम जिक्र करें, हमको कहाँ पे इनकी जानकारी मिलती है, किस बुक से हम ये चीज़ लेते हैं, तो जितने अरब आक्रमण हुए हैं उनका जिक्र है, एक बुक का नाम है चचनामा, ठीक है। चचनामा बुक से हम लेते हैं कि ये सारी घटनाओं का जिक्र उसी बुक में किया गया है। अब देख लेते हैं कि एक सबसे पहले अगर आएगा, देखिए आएगा तो सबसे पहले अब अरब आक्रमण का हम जिक्र करेंगे। तो थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं, अरब आक्रमण का जिक्र होगा तो आप देखेंगे कहीं कुछ बुक में 712 लिखा रहता है, कुछ बुक में 711 लिखा रहता है, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन आप आंसर 712 को ही मानेंगे, क्योंकि 711 कहते हैं बी.डी. महाजन, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, मेडाइवल हिस्ट्री के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, ये कहते हैं कि पहला आक्रमण 711 में होगा। लेकिन जो एच.सी. वर्मा है, हरिश्चंद्र वर्मा है, ये कहेंगे 712। और इन्हीं हिस्टोरियन का जो कॉन्फ्लिक्ट है यही यहाँ पे लोगों के बीच में एक विवाद पैदा करता है। लेकिन जितना पीसीएस वगैरह पूछा है या यूपीएससी पूछा है, इसको आंसर 712 माना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ है, तो 712 में हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 712 के बाद आपको महमूद गजनी के बारे में पढ़ना है। गजनी के बारे में, गजनी यहाँ पे है, ये गजनी के बारे में पढ़ना है। गजनी क्या करेगा, यह टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा, 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा। और एक राइटर हैं सर हेनरी इलियट, इनके बुक से हमको पता चलती है कि ये कहते हैं कि गजनी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण करेगा। ये 1000 से लेके 1027 तक लगभग 17 आक्रमण भारत पर करेगा। और इतना यह संपत्ति जीत लेगा, इतना संपत्ति यहाँ से जीत के ले जाएगा कि जब यह गजनी जाएगा तो 27 के बाद में इसका 27 का लास्ट युद्ध होगा इसका खोखर से, और वहाँ पे बहुत हार जाएगा। उसके बाद जब गजनी जाएगा तो इतना धन संपत्ति इसके पास हो जाएगा कि एक रूम में, कहा जाता है कि लास्ट अपने जीवन के लास्ट दौर में यह एक रूम में
सारे जिसमें संपत्ति सब रखा हुआ था उसी में जाता है और संपत्ति को देख के पागल हो जाता है और पागल होके मर जाता है। 1030 में मर जाएगा। ये कहानी है महमूद गजनी की। तो इसके बारे में हम यही जानते हैं कि यह एक सिर्फ लुटेरा था जो भारत में आता है, धन लूटता है और वापस चला जाता है। तो सोमनाथ मंदिर का अटैक जो सबसे फेमस है यह होता है आपको 1026 ईस्वी में। एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत होती है 1000 से 1027 तक। टोटल 17 आक्रमण करता है। इसकी जानकारी देता है सन हेनरी एलियट, राइटर हैं। और ये सब आप थोड़ा याद रखेंगे। 1030 में मर जाता है, धन संपत्ति देख के पागल हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी आती है कि सबसे सोर्स क्या है इसका, चचनामा सोर्स है। अब थोड़ा सा हम महमूद गजनी का देख लेते हैं। यह आक्रमण करेगा कब? यह आक्रमण तो हमने बताया कि 1000 से 1027 तक करेगा। टोटल 17 बार करेगा। दरबारी इतिहासकार इसका है। इसका एक दरबारी इतिहासकार है उत्बी। देखिए, हर राजा या हर शासक अपना इतिहास लिखने के लिए कुछ अच्छे व्यक्ति को रखते हैं। वो कवि हो सकते हैं या इतिहासकार हो सकते हैं। तो इसका एक दरबारी इतिहासकार है, उसका नाम है उत्बी। एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है। लेकिन साथ में इसके दरबार में और लोग भी तो थे, केवल उत्बी तो था नहीं। एक था अलबरूनी, बहुत ही काबिल व्यक्ति था। और अलबरूनी के बारे में कहा जाता है कि यह पुराण का अध्ययन किया था। और पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कोई था तो वह अलबरूनी था। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा बात करें तो अलबरूनी एक बुक लिखता है और अलबरूनी की बुक का नाम है, इसका नाम है किताब उल हिंद। बहुत फेमस बुक है और इस बुक से हमको बहुत सारा डिटेल मिलता है उस टाइम के। और इसी बुक में पहली बार यह आर्यभट्ट का जिक्र करेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यभट्ट का जिक्र पहली बार मुगल काल के किस बुक में किया गया है। तो अलबरूनी लिखता है किताबुल हिंद बुक में पहली बार आर्यभट्ट का जिक्र करेगा। और अलबरूनी जो था ये भी गजनी के साथ ही आया था भारत। और यह बहुत एक राइटर तो है ही, हिस्टोरियन है। पुराण को पहली बार पढ़ता है ऐसा कोई मुसलमान है। और यह बहुत सेकुलर व्यक्ति है। अपने लेखनी में यह दिखाता है कि मतलब इसके लेखनी में आप नहीं कह सकते हैं कि यह एक धर्म के बारे में लिखता है, यह पूरे मानव समाज के बारे में लिखता है। इसको सेकुलर राइटर कहा गया है। और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकुलर राइटर के संदर्भ में किसको, सेकुलर राइटर का मतलब किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अलबरूनी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि इसका कुछ काम भी है। महमूद गजनी अगर जीतेगा तो ये कुछ काम भी करेगा। काम से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये तो 17 अटैक करेगा, लेकिन एक राजा जो होगा, चंदेल शासक एक राजा है, चंदेल शासक, एक चंदेल शासक है, इसका नाम है विद्याधर। और यही एक राजा होगा जो जिसको गजनी हरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो विद्याधर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसको गजनी हरा नहीं पाया बल्कि उसे गजनी हार गया। तो वह चंदेल शासक था, उसका नाम था विद्याधर। अब थोड़ा सा हम गजनी का कुछ काम देख लेते हैं कि क्या क्या काम किया है। जब यह इतना धन संपत्ति लेके जाता है तो कुछ काम भी किया होगा। यह एक संस्कृत लेख, संस्कृत का एक लेख उसमें यही होता था, लेख लोग लिखवाता था अपने बारे में। तो संस्कृत का एक लेख लिखवाएगा। दूसरा एक चांदी का सिक्का चलवाएगा, चांदी का सिक्का चलवाएगा। हालांकि उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना ही 2-3 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट था। तो गजनी के बारे में देखिए 2-3 चीज़ यही पूछा जाता है कि कब आता है, उसके साथ में कौन कौन हिस्टोरियन थे, किताबुल हिंद कौन लिखता है, और आर्यभट्ट का कब जिक्र आता है, वगैरह वगैरह। और यही सब होता है बस। इसके बाद गजनी के बारे में कुछ खास है नहीं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सुमेलित हैं। इसमें अगर हम सुमेलित की बात करें तो 3 सुमेलित हैं। इसमें ऑप्शन डी होगा। अब एक गोरी की बात कर रहा है। गोरी की अगर हम बात करें तो देखिए गजनी पहले आता है लेकिन उसके बाद गोरी आता है। लेकिन दोनों में अंतर है। गजनी को हमने पढ़ा कि वह एक लुटेरा था, लेकिन गोरी आएगा लुटेरा बन के, लेकिन बाद में यह एक अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। और यही गोरी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सुल्तान बनाएगा और वापस वो मिडिल ईस्ट में लौट जाएगा। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो जब पहली बार 1191 में, हालांकि सबसे पहले अगर गोरी की हम बात करें तो गोरी पहला अपना अटैक लेता है 1178 में, लेकिन वो हार जाता है।
लेकिन 1191 में फिर वो अटैक करेगा और वो लड़ाई लड़ेगा, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ेगा और वो लड़ेगा पृथ्वीराज चौहान के टाइम में। ये है पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये तृतीय हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने नंबर के हैं, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। 1191 में जब तराइन का पहला लड़ाई होगा तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे। ये जीतेंगे तो उस समय गोरी हार जाएगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जब जीतेंगे वापस आ जाएंगे और ये अपने जश्न में डूब जाएंगे। इनको फिर पीछे लौट के नहीं देखेंगे, लेकिन गोरी हारा हुआ है, उसको खुन्नस है, वो हार के वापस जाएगा लेकिन अपना तैयारी करेगा। और 1192 में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें गोरी पूरे तैयारी के साथ आएगा, जबकि पृथ्वीराज चौहान इसमें तैयार नहीं होंगे। पृथ्वीराज चौहान इस तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं और यहीं से मतलब देखेंगे कि दिल्ली में जो मिडिल ईस्ट में से जो आ रहे हैं इनका थोड़ा सा शासन बढ़ेगा और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की थोड़ी थोड़ी स्थापना स्टार्ट हो जाएगी। और 1194 जब 92 में वह तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध करेगा और चंदावर का युद्ध जो करेगा तो इसमें जयचंद राजा होगा। जयचंद कहाँ का राजा है? यह कन्नौज का राजा है, यह गढ़वाल वंश का राजा है और इसको चंदावर के युद्ध में 1194 में गोरी हरा देगा। और इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि छोटे छोटे राजा को हराते हुए यह दिल्ली पे शासन करेगा और 1206 के टाइम में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सुल्तान बना देगा और वापस अपने घर लौट जाएगा। अब थोड़ा सा हम पृथ्वीराज रासो की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में हमेशा जिक्र आता है कि इसमें पृथ्वीराज रासो लिखा कौन है? ये लिखते हैं चंद्रवरदाई। ये कहा जाता है, देखिए इसका हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है, लेकिन चंद्रवरदाई अपने बुक में लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि जब गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है तो इनको अपने साथ ले जाता है और ले जाता है तो इनकी आँख को फोड़ देता है। उसके बाद कहता है कि सुने हैं कि तुम बहुत शब्दभेदी बाण चलाते हो, तो आँख तुम्हारा हम फोड़ दिए हैं, तुमको तो हम मृत्युदंड देंगे, लेकिन उसके पहले हम देखना चाहते हैं कि तुम शब्दभेदी बाण चला के दिखाओ। तो वहीं पे एक जिक्र आता है और चंद्रवरदाई लिखते हैं कि एक कविता के फॉर्म में लिखते हैं कि 4 गज 24 अंगुल अष्टप्रधान ताऊ पे सुल्तान है मत चुको चौहान। और यही सुन के पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाते हैं और वहाँ पे गोरी को लग जाता है और गोरी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि हिस्ट्री में इसका कहीं प्रमाण नहीं है। यह एक चंद्रवरदाई अपने पृथ्वीराज रासो बुक में लिखते हैं। हालांकि चंद्रवरदाई उसमें मर गए रहते हैं, इनके जो बेटा रहते हैं वो इस रासो को पूरा करते हैं और वो इस घटना को पूरा डिटेल में लिखते हैं। तो जो भी है आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रमाण कुछ नहीं है, लेकिन साहित्य में इसका बहुत बखूबी इसका चर्चा किया गया है। अब हम गोरी का कुछ काम देख लेते हैं। गोरी क्या किया है कि यह एकता व्यवस्था चलाएगा, एकता व्यवस्था को गोरी चलाएगा, लेकिन उसको ये तो स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन उसको संगठित करने का काम इल्तुतमिश करेगा। आप दोनों में याद रखेंगे, गोरी एकता व्यवस्था स्टार्ट करेगा लेकिन संगठित करेगा उसको इल्तुतमिश। दूसरा, गोरी जब कन्नौज विजय कर लेता है, कन्नौज पे अपना अधिकार कर लेगा, तो कन्नौज विजय के बाद एक सिक्का चलाएगा। उस सिक्का पे देवी लक्ष्मी का फोटो होगा। तो ये पूछा जाता है कि कौन शासक था जिसने सिक्का चलाया, तो उस पर देवी लक्ष्मी का फोटो था, तो वो था गोरी का मतलब चलाया हुआ सिक्का था। ठीक है, तो देखिए गोरी से आगे भी और क्वेश्चन हम देख लेंगे। एक इसमें आता है, जब आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि 4-5 उसमें वंश हैं। जैसे पहला है गुलाम, स्लेव डायनेस्टी है, दूसरा खिलजी है, तीसरा तुगलक है, चौथा सैयद है, 5वां लोधी है। यही 5 डायनेस्टी के बारे में हमको पढ़ना है। कभी कभी आप देखेंगे एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाता है कि इसको क्रोनोलॉजी में सजाएं, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे पहले गुलाम आते हैं, गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है, फिर लोधी आता है। और जो तुगलक डायनेस्टी है ना, सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया है
94 साल तक शासन किया, सबसे ज़्यादा दिन रहा है। और जो खिलजी डायनेस्टी है ये सबसे कम दिन तक शासन किया है, 30 साल तक शासन किया है। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा दिन तक कौन डायनेस्टी शासन किया है, तुगलक, और सबसे कम दिन तक किया है खिलजी। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में एक वीडियो भी आपने यूट्यूब में देखा होगा, और बिहार के बारे में बख्तियार खिलजी का बहुत उसमें अच्छा से बताया हुआ है। चलिए फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी के 2 स्लेव हैं, स्लेव है मतलब 2 गुलाम हैं, एक है बख्तियार खिलजी और एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हम बात करें तो बंगाल और बिहार को लूटने का काम यही करता है, और पहला बिहार पे कोई मुस्लिम इन्वेजर पहुंचता है, मुस्लिम आक्रांता कोई पहुंचता है तो बख्तियार खिलजी है, और बंगाल और बिहार को लूटता है। दूसरा बात करें विक्रमशिला और नालंदा को तहस नहस करने का काम यही करता है, और इसी को प्रथम मुस्लिम विजेता भी कहते हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी जब बंगाल पे आक्रमण करेगा तो वहाँ का एक राजा है, इसका नाम है लक्ष्मण सेन। यह भाग जाएगा और बंगाल पे इसका मतलब अपना शासन हो जाएगा। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जब बख्तियार खिलजी बंगाल पे मतलब आक्रमण करता है तो उसमें बंगाल का राजा कौन था, तो वो था लक्ष्मण सेन राजा था। अब थोड़ा सा हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों तो मोहम्मद गोरी के गुलाम हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बनता है, कहाँ का, दिल्ली का। इसी को दिल्ली सौंप के गोरी वापस चला जाएगा। अब देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ प्रश्न आता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां कहा जाता है। यह बचपन में जब कुतुबुद्दीन ऐबक छोटा था तो इसका आवाज़ बहुत सुरीला था, और यह कुरान को बहुत सुरीली आवाज़ में गाता था, मतलब एक स्वर में गाता था, इसलिए इसको कुरान ख्वां कहा जाता है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुरान ख्वां के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक प्रसिद्ध है। दूसरा, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है दानी। ये बहुत दानी प्रवृत्ति का आदमी था, लाखों लाख दान देता था, लोगों को दान देने में इसको मतलब बहुत मज़ा आता था। तो एक राइटर हुआ है फरिश्ता राइटर है, वह कहता है अपने बुक में, फरिश्ता इस बात का जिक्र करता है कि उसमें लोगों को एग्जाम्पल देना होता था कि यह बहुत दानी है, तो लोग कहता था कि यह अपने टाइम का ऐबक है। ठीक है, यह जो स्टेटमेंट है फरिश्ता का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह किसका स्टेटमेंट है, कि वह अपने ज़माने का ऐबक है। लोग तुलना करता था, मतलब एक तुलना नहीं, एक उपाधि कह सकते हैं कि दानी का उपाधि देने के लिए लोग ऐबक का यूज़ करता था, इतना दानी था। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें राजधानी के बारे में, तो कहा जाता है कि यह दिल्ली का वास्तविक सुल्तान इसको माना जाता है। नहीं, वास्तविक नहीं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान इसको माना जाता है। और इसका राजधानी था लाहौर। यह लाहौर से अपनी राजधानी को संचालित कर रहा है, अभी दिल्ली नहीं आया है, ये लाहौर से अपनी सारी राजधानी को संचालित कर रहा है। और लास्ट में देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बनेगा और कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट करेगा, लेकिन 1210 में बेचारा मर जाएगा। कुतुब मीनार पूरा नहीं हो पाएगा इसके टाइम में, लेकिन स्टार्ट यहीं करेगा, लेकिन उसको ख़त्म करने का जो काम है वो ख़त्म करेगा आपको इल्तुतमिश। यह 1210 में राजा बनेगा तो एक बाकी काम को पूरा करेगा, लेकिन कुतुब मीनार की शुरुआत करेगा, यह करेगा आपको ऐबक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसकी मृत्यु कब होती है, 1210 में। एक चौगान खेलते रहेगा, चौगान घोड़ा पे खेला जाता है, और घोड़ा पे खेलते रहेगा, उसी से गिर जाएगा और घोड़ा से गिरेगा, फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी 1210 में। इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, इससे अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो यही सब 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ज़्यादा ही से नहीं पूछा जाता। तो आप थोड़ा सा एक नोट्स बना लेंगे और 2-3 बार याद कर लेंगे तो आपको शायद याद हो जाएगा। इल्तुतमिश का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, इल्तुतमिश क्या क्या करता है, तो 1210 में जब देखिए ऐबक है, ऐबक का गुलाम है कौन,
ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश, साथ में यह इसका दामाद गुलाम भी है और दामाद भी है, दोनों है। तब इल्तुतमिश 1210 में राजा बनता है। 1210 से 1226 तक 36 तक रहता है, 35-36 तक राजा रहता है, लगभग 25 साल तक राजा रहेगा। तो यह क्या करेगा, इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली के वास्तविक संस्थापक था। यह दिल्ली को राजधानी यहीं बनाया। लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाने का काम कौन करता है, यह करेगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसको हम दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और मलिक जानी जो है, मलिक जानी एक सूबेदार है, इसको इसने बिहार का सूबेदार बनाया है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मलिक बिहार का सूबेदार किसे बनाता है इल्तुतमिश, तो वह है मलिक जानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। तीसरा, मकबरा शैली के लिए इल्तुतमिश को जाना जाता है। मकबरा शैली का शुरुआत यहीं करता है। कुतुब मीनार को मतलब जो ऐबक शुरू किया था इसको ख़त्म करता है। कुतुब मीनार को बनवाने का पूरा कार्य पूरा यही करता है इल्तुतमिश। दूसरा बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है यही बनाता है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह इसी के टाइम फ्रेम में बनता है। तो ये 2-4 फैक्ट आप याद रखेंगे। तीसरा, एक और बात कर लें तो न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर इल्तुतमिश के टाइम में था। कहा जाता है कि दरबार के सामने एक जंजीर था जिसके सामने 2 सिंह की 2 मूर्तियां थी, और जिस व्यक्ति को न्याय की ज़रूरत होती थी उस जंजीर को मतलब घंटा था उसको बजाता था, और माना जाता था कि अगर आप इसको बजाएंगे तो जो राजा है वहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी और आपको व्यापक न्याय मिल सकती है। तो न्याय की जंजीर का जो मतलब कंसेप्ट है यह इल्तुतमिश से जाना जाता है। और मकबरा शैली तो बता ही दिए, मकबरा शैली इसी के टाइम में आता है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि से किसे जाना जाता है। देखिए, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत अपने टाइम पीरियड का बहुत शक्तिशाली और ताकतवर और प्रतापी राजा इसको माना जाता है। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि से इसी को नवाजा जाता है। चलिए हम थोड़ा सा खिलजी के बारे में देख लेते हैं, खिलजी डायनेस्टी के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, खिलजी के बारे में पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब होती है। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि गुलाम वंश की स्थापना होती है, उसके बाद खिलजी आता है। तो अब देखिए खिलजी की स्थापना होती है, ये करता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है, जलालुद्दीन खिलजी। यह क्या रहता है, समाना एक जगह है, इसका एक गवर्नर रहता है और बाद में फिर राजा बन जाता है। यह ऐसा शासक है जो चाहता है कि शासन का जो आधार होना चाहिए वो पब्लिक के इच्छा पे डिपेंड करना चाहिए। देखिए, मिडाइवल एरा में इस टाइप का सोच रखने वाला यह पहला ऐसा राजा है। इस टाइप का ऐसा कोई राजा हुआ नहीं, न इसके पहले न इसके बाद। तो इसका मानना है कि शासन का जो आधार होना चाहिए वो पब्लिक की इच्छा के आधार पर होना चाहिए। मतलब पब्लिक से आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं। इसको एक बहुत उदार शासन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका बहुत टाइम पीरियड कम रहा। इसका जो भतीजा होता है, इसका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा भी है और दामाद भी है, वहीं इसका सर कलम कर देगा और यहीं इसको मार के अपने राजा बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। और जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बनेगा तो लोगों के मन में एक शंका रहेगी कि यह अपने ससुर को ससुर को और चाचा को दोनों को मार के और एक राजा को मार के राजा बनता है, तो लोग डर के रहेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतना होशियार आदमी है कि इतना लोगों को पैसा बंटवाया, लोगों के बीच में राज्य में इतना अथाह पैसा बंटवाया, पानी की तरह पैसा बहाया अपने राजा बनने पे, कि लोगों को लगा कि भाई गजब का यह राजा है। लोगों को पैसा मिल गया, लोग सारी बातों को भूल गए और यह अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता है। यह जब राजा बनता है तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। कुछ इसका काम है जिस पे बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एक सराय ए अदल बनाता है। ये सराय ए अदल क्या है, एक मंडी है, और यह मंडी जो है यह कपड़ा का मंडी है, कपड़ा का मंडी है। और दिल्ली में आप देखेंगे एक बदायूं गेट जगह है, बदायूं गेट जगह है।
यहीं पे यह मंडी लगता था सराय अदल। ये बहुत फेमस मार्केट था इसका, एग्जाम में पूछा जाता है कि सराय अदल किससे संबंधित है। दूसरा इसमें देखेंगे मंगोल आक्रमण होता है, तो इसके टाइम हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में टोटल 6 बार मंगोल आक्रमण होगा, और मंगोल आक्रमण में लड़ते हुए इसका एक सेनापति रहेगा, उसका नाम है जफ़र खां। इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यह एग्ज़ाम में ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जिसका मंगोलों से लड़ते हुए मतलब मृत्यु हो जाती है, तो वह है जफ़र खां। और मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो सीमा थी ये थी रावी नदी। रावी नदी के इधर देखेंगे मंगोल, एक साइड मंगोल और एक साइड अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बीच में रावी नदी था। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रावी नदी और मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो सीमा थी वो कौन सी नदी थी, तो रावी नदी था। तो अगर 2-3 और इसका काम देखें तो इसका मार्केट पॉलिसी गजब का था, बाज़ार पे यह नियंत्रण किया था। और बाज़ार पे नियंत्रण यह क्यों, कारण क्या था इसका बाज़ार पे नियंत्रण करने का? यह कहता था कि हम रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, मतलब टैक्स तो बढ़ा ही दिया था, जो पहले 33% होता था एग्रीकल्चर टैक्स, उसको बढ़ा के 50% कर दिया। अब जब लोग टैक्स ज़्यादा देंगे तो लोग फैसिलिटी भी तो खोजेंगे। ये क्या किया, मार्केट पॉलिसी के तहत इसने जब मार्केट पॉलिसी लाया तो वहाँ पे इन्होंने बिचौलिए को कंट्रोल किया, बिचौलिए कम हो गए। अब लोगों को कम सस्ते मतलब सस्ते पैसे में उनको अपना चीज़ें मुहैया होने लगी। और एक तरीके से इसके टाइम पीरियड में देखते हैं तो सामान का भंडारण बढ़ गया। देखिए ये सारा करने का तरीका यही था, ये चाहता था कि टैक्स ज़्यादा बढ़ाए तो हमको पैसा आए, मार्केट को हम कंट्रोल करेंगे तो मार्केट में जब चीज़ें कंट्रोल्ड वे में रहेगी, जब सस्ता चीज़ें रहेंगी तो उससे क्या होगा, जनता के पास एक पॉजिटिव मतलब माहौल रहेगा और वो विरोध नहीं करेगी। दूसरा, जब चीज़ें सस्ता मिलेगी तो हमारे जो सेना है, हम इसको बहुत बड़ा सेना रखना पड़ता था, हमारी जो सेना है उसको हम कम पैसा भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपको पेमेंट बढ़ाना, महंगाई भत्ता बढ़ाना वगैरह वगैरह सब करना पड़ता है। अभी भी अगर महंगाई कंट्रोल में है तो महंगाई भत्ता भी कम होता है, सरकार पे भी लोड कम पड़ती है। तो ये सारी पॉलिसी इसका है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तीसरा अगर हम बात करें तो एक इसके बारे में पूछा जाता है कि मलिक काफूर कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अटैक करता है, गुजरात पे आक्रमण करता है, तो वहाँ पे एक इसको आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलता है मलिक काफूर एक हिजड़ा था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। ये ना मेल था ना फीमेल था, तो ऐसे लोग जो भी होते हैं उन बहुत ताकत कुछ ज़्यादा ही होता है, दिमाग उनके पास कम होता है, ताकत ज़्यादा होता है। तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था और गुजरात विजय जब करता है तो वहीं से इसको एक ख़रीद के लाता है, 1000 दीनार में इसको ख़रीदता है, दीनार में। तो इसे कभी कभी आप देखेंगे बुक में लिखा रहता है 1000 दीनारी के नाम से कौन जाना जाता है, तो 1000 दीनारी के नाम जाना जाता है मलिक काफूर। और यह गुजरात से खरीद के इसको लाता है और यह इसके सेना में इसको शामिल करता है, ठीक है। यही सब 2-4 चीज़ें थी। अगर हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है यह अपने आप को, अब हम प्रश्न पे आते हैं, ये प्रश्न में था आपका क्या, हाँ, द्वितीय सानी की उपाधि देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी इसको एक बार मन करता है कि हम विश्व विजेता बने, सिकंदर की तरह विश्व विजेता बने, इसको बहुत लोग समझाता है लेकिन नहीं मानता है। लास्ट में इसका एक दोस्त है कोतवाल उल मुल्क, इसका दोस्त है, वो समझाता है कि देखो भाई तुम राजा हो, तुम्हारा काम है राजा बनना, तुम मतलब विश्व विजेता बनने के चक्कर में ना भगवान बनने की कोशिश मत करो अपने आप को। तो यह अपना कुछ विचार त्याग देता है और पूछा जाता है कि किसके कहने पे, तो इसका दोस्त कोतवाल अलाउल मुल्क इसी के नाम सजेशन पे अपना ये विचार छोड़ देता है। और वहीं जब विश्व विजेता बनने की इसकी इच्छा होती है, अपने आप को भगवान मानने लगता है, तब इसको सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि दिया जाता है। दूसरा यह क्या करता है कि नया धर्म चलाने की सोचने लगता है। देखिए जब सत्ता आदमी के पास आता है ना तो बहुत उलूल जुलूल काम करने लगता है, बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं होता है ना वो भी काम आदमी करने लगता है, क्योंकि सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है। वो उस समय के राजा हो या इस समय के नेता हो, सबके साथ यही होता है। तो ये भी कुछ ऐसा काम करेगा लेकिन बाद में लोग समझाएगा इसको तो वह छोड़ देगा। इसके बारे में एक और चीज़ बर्नी इसके बारे में लिखता है, बर्नी लिखता है
कि वह शरीयत और नियमों से स्वतंत्र था। मतलब यह कोई धर्म और कोई कुरान शरीयत वगैरह को नहीं मानता था, इसको जो अच्छा लगता था वही करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह शरीयत और नियमों से स्वतंत्र था। यह स्टेटमेंट है बर्नी का। ठीक है, हाँ, ये 2-4 चीज़ें था। और एक और टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो टैक्स की बात करें तो यह एक मार्केट पॉलिसी तो लाता ही लाता है, प्राइस कंट्रोल करता ही करता है, एक पीडीएस सिस्टम को ये अच्छा करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अभी है उसके बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पीडीएस सिस्टम को अच्छा करने वाला कौन सा था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। 2-3 और टैक्स लगाएगा। एक घर पर टैक्स लगाएगा, अगर आपका हाउस टैक्स जो लगता है उस समय ये भी रहेगा, घर पर टैक्स रहेगा। एक और लगेगा आपको चारागाह पे, मतलब आप पशु वगैरह रखे हैं, आप चारा के लिए लेके जाते हैं मतलब राज्य की ज़मीन में, जो फील्ड वगैरह में, तो वहाँ पे आपको चरी टैक्स लगेगा, चारागाह के लिए टैक्स लगता था। तो ये दोनों पे टैक्स लगाया है ये। और तीसरा काम करेगा, ये दोनों टैक्स की बात करता है, और तीसरा काम करेगा, इसके पास बहुत बड़ी सेना होगी तो बहुत ज़्यादा इसमें घोड़ा होंगे, और घोड़ा दागने की प्रथा लेके यहीं चलेगा। और इसका जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे जो फेमस चीज़ है आपको पता ही होगा, इसका जिक्र हमेशा रानी पद्मावती के साथ आता है। तो रानी पद्मावती के साथ आपका जो संबंध है उसको दिखाया गया है, ये फिल्म में भी आपको दिखाया गया, इस पर फिल्म भी बनी है। और पद्मावती का जो हस्बैंड है, इनका नाम है राजा रतन सिंह। आपको पद्मावती के बारे में तो पता होगा, लेकिन इनके पति का नाम पता नहीं होगा, और एग्जाम में यही कई बार पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे पद्मावती के हस्बैंड का नाम है राजा रतन सिंह। और ये कहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र है? देखिए, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का जिक्र बहुत ही कम है, क्योंकि प्रूफ इसका कहीं मिला नहीं, और हिस्ट्री बिना प्रूफ की बात करता नहीं है। और प्यार का प्रूफ उसमें का कुछ लेटर वगैरह तो मिला नहीं, ना लव लेटर मिला है, ना कुछ मैसेज वगैरह मिला है। तो मतलब इस पे हिस्ट्री मतलब थोड़ा सा बहुत कम बात करता है। लेकिन साहित्य में अगर आप देखेंगे तो एक है आपको मलिक मोहम्मद जायसी, जो लिखे हैं पद्मावत। और पद्मावत अपने बुक में बहुत बेहतरीन वर्णन करते हैं ये पद्मावती का और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये प्यार का जिक्र करते हैं। तो तमाम चीज़ें ये सब आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अब एक देख लेते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किससे रिलेटेड है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी संबंधित है आपको बलबन से। बलबन बहुत एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। अगर हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे छूट गया। हाँ, आप जितना सिस्टम पढ़े हैं कि अलाउद्दीन खिलजी लागू करता है, इसका बेटा होगा, और उसके बेटा का नाम होगा आपको मुबारक खिलजी इसका बेटा होगा। और इसके जो सारा सिस्टम होगा उस सारे सिस्टम को उसने तहस नहस कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आपसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सिस्टम था, बहुत अच्छा सेटअप बनाया था, मार्केट पॉलिसी और बाजार नियंत्रण करता था, बहुत अच्छी सेना थी उसकी, ये सब करता था, उसके सारे सिस्टम को ख़राब किसने किया, मतलब बर्बाद किसने किया, तो उसी का बेटा मुबारक खिलजी वही ख़राब करता है। तो चलिए थोड़ा सा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। यह क्या कहता है, यह बलबन ने स्टार्ट किया है, और बलबन के बारे में बहुत ही क्रूर शासक इसको कहा जाता है। यह अपने आप को कहता था कि हम जिल्ले इलाही हैं, और जिल्ले इलाही का मतलब होता है कि हम जो हैं ईश्वर का प्रतिबिंब हैं। जो शासक होता है वह ईश्वर का प्रतिबिंब होता है धरती पे, आप उससे सवाल जवाब और ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर सकते। अपने आप को प्रतिबिंब ईश्वर जिल्ले इलाही मानता था। दूसरा इसका राजत्व सिद्धांत है, कुछ इसका फिलॉसफी है कि अगर आप राजा हैं तो आपको कुछ करना होता है। यह कहता था कि सुल्तान का जो पद है वह ईश्वर के समान होता है। दूसरा होता है कि राजा को निरंकुश होना आवश्यक है, राजा निरंकुश नहीं होगा तो काम नहीं कर सकता है। यह बलबन का स्टेटमेंट था। बलबन का अगर हम बात करें तो यह सेना के लिए एक संगठन विभाग बनाता है नया, उसका नाम है सेना ए अर्ज नाम का विभाग है। और यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सेना ए अर्ज विभाग किसने बनाया है, बलबन बनाया है। बलबन अपने आप को कहता है कि सुल्तान
पृथ्वी पर नियामते खुदाई है, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ईश्वर का प्रतिबिंब है। जनसाधारण को मतलब पब्लिक को कोई अधिकार नहीं है कि वह आलोचना करे शासक का, मतलब राजा का आलोचना नहीं कर सकता है पब्लिक। यह बलबंद का मानना था। और दूसरा बलबंद के बारे में देखेंगे, नैरोज जो त्यौहार है इसको स्टार्ट किया जाता है, इसकी शुरुआत यहीं होती है बलबंद के टाइम से। देखिए बलबंद जो था बहुत क्रूर शासक था, बहुत रूल रेगुलेशन के साथ जीता था। हुआ ये कि इसका जो बेटा था एक बार युद्ध में मारा गया, लेकिन वो राजकीय सिद्धांत को इतने तत्परता से लेता था कि किसी की गलती को बर्दाश्त नहीं करता था, दरबार में एकदम मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं करता था और अपने भी नहीं करता था। तो राज दरबार में ये बैठा हुआ था, इसके बेटा की एक बार मृत्यु हो गई लड़ाई में। मंत्री आता है, इसको बोलता है कि राजा मतलब इसके कान में बोला कि आपके बेटा की मृत्यु हो गई। लेकिन जो बलबंद था अपने आप को बहुत संयमित रखता है, पूरे राज दरबार को निभाता है अच्छे से, किसी को पता नहीं चलता है, मतलब इसके चेहरा पे एकदम कोई भाव नहीं हुआ, सुना कोई भाव नहीं हुआ, अपना जो काम कर रहा था करते रहा। लास्ट में जब राज दरबार ख़त्म हो गया उसके बाद अपने बेडरूम में आता है और बेटा से इसको बहुत मोहब्बत था, बेटा के प्यार में इतना फूट फूट के रोता और रोते रोते ये मर जाता है। लेकिन बलबंद के बारे में कहा जाता है कि राज दरबार की गरिमा को मेंटेन करने के लिए बलबंद को जाना जाता है। वह अपने भी कोई ऐसा हरकत नहीं करता था जिससे राज दरबार की गरिमा कम हो, और कोई ऐसा करता था तो बर्दाश्त भी नहीं करता था। दूसरा अगर हम बात करें तो इसका एक पोता था कैकुबाद, वो बहुत इसके संरक्षण में इसके साथ ही रहता था, बहुत इसको टाइट शेड्यूल में रखता था, क्योंकि अपने बहुत संयमित व्यक्ति था। लेकिन जब ये मरता है तो कैकुबाद जो था टीनेजर था, उसको एक राजा बना दिया गया। और इसका पोता जो होता है उसको अचानक से राज दरबार मिलेगा और इतना फ्रीडम मिलेगा, वो देखेगा कि अरे भाई दुनिया में इतना चीज़ है। उसके बाद उसको दो नशा लगेगा, एक नशा लगेगा उसको अयासी का, अयासी मतलब क्या, एक तो शराब इतना पिएगा, दूसरा उसको लड़की का इतना नशा लगेगा कि उसका मतलब 3-4 साल में उसका तबीयत खराब हो जाएगा, पीलिया वगैरह होगा, और मतलब ये अयासी में ही वो बेचारा मर जाएगा। इसीलिए कभी कभी होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा रूल रेगुलेशन में रहा उसको ज़्यादा एक अचानक से फ्रीडम दे दीजिए तो पगला जाता है। कभी कभी जो आदमी फ्रीडम में रहा उसको रूल रेगुलेशन में ज़्यादा रख दीजिए तो पगला जाता है। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ एक सिस्टम में एक लिमिट में ठीक रहता है, ज़्यादा करिएगा तो गलत हो जाता है। तो ये था बलबंद की कहानी, खत्म हो गया। दूसरा बात करें तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला राजा कौन थी, ये है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि यह इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश का एक बेटा भी था, लेकिन बेटा बहुत नालायक था, बेटा पे उसको विश्वास नहीं था, तो इसीलिए वह इसको रज़िया सुल्तान को राजा बनाता। कहा जाता है कि इल्तुतमिश एक बार ग्वालियर विजय पे गया था, ग्वालियर विजय पे गया था, तो प्रभारी, दिल्ली का प्रभारी रज़िया सुल्तान को बना के गया था। जब ग्वालियर विजय से लौटता है तो इसका इतना बेहतरीन काम था रज़िया सुल्तान को, रज़िया सुल्तान का काम इतना बेहतरीन था कि बड़ा प्रभावित हुआ और अपना जो उत्तराधिकारी चुना, तो वो रज़िया अपने बेटा को ना चुनकर अपने बेटी को चुनता है रज़िया सुल्तान को, और रज़िया सुल्तान ही राजा बनती है उसके बाद। लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री में उस टाइम के दौरान आप सोचिए कैसा समाज था, एक जब लेडीज़ राजा बनती है तो लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। लोगों के मन में एक अजीब तरीके का लोगों को विश्वासघात लगा अपने आप पे कि महिला राजा कैसे बन सकती है, लोग पचा ही नहीं पा रहे थे ये बात। उसके बाद देखते हैं कि इसकी एक विद्रोह होगा भटिंडा में, भटिंडा में एक विद्रोह होगा जिसका नाम होगा अल्तुनिया। अल्तुनिया जो होगा इसका एक कमांडर है, रज़िया सुल्तान का कमांडर है अल्तुनिया, जो विद्रोह कर देगा, और विद्रोह करके यह कहीं ना कहीं चाहेगा कि हम दिल्ली को हथिया लें। अब रज़िया सुल्तान को लगेगा कि हम हार रहे हैं, तो रज़िया सुल्तान को हार रहे हैं और रज़िया सुल्तान को बंदी भी बना लेगा। तब रज़िया सुल्तान बहुत कहा जाता है इसके बारे में कि बहुत सुंदर थी और बहुत दिमाग वाली राजा थी। रज़िया सुल्तान क्या करेगी, जो अल्तुनिया है इसको ऑफ़र करेगी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और राज करेंगे हम दोनों मिलके, क्योंकि पता है रज़िया सुल्तान को अगर अल्तुनिया बना लिया है बंदी तो मार डालेगा, इसलिए वो शादी का प्रस्ताव रखती है। अल्तुनिया जब रज़िया सुल्तान को देखता है तो इतनी सुंदर है कि वो शादी के लिए हाँ भर देता है, और बाद में दोनों की शादी हो जाती है। जब दोनों शादी करके दिल्ली आ रहे होते हैं
तो बीच में एक जगह है कैथल। कैथल में ये जब आराम कर रहे होते हैं वहीं पे कुछ डाकुओं ने इन पे अटैक किया और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे रज़िया सुल्तान की कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इतिहास में रज़िया सुल्तान को बहुत प्रोग्रेसिव राजा के सेंस में देखा जाता है। यह राज दरबार में पुरुषों के ड्रेस में आती थी और इनका जो सोचने का तरीका था महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। हिस्टोरियन की अगर हम बात करें तो बुक में पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान को काफ़ी सराहना की गई है, काफ़ी इनको मॉडर्न ख्यालात के और बहुत अच्छे विचारों वाली महिला के रूप में, राजा के रूप में इनको जगह मिला है। 1240 के टाइम में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इनसे यही 2-4 फैक्ट पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा समय तक राज किसने किया। हमने सबसे ऊपर में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा टाइम तक राज करने का अगर बात करें तो वह है तुगलक का। सबसे ज़्यादा टाइम तक है तुगलक और सबसे कम टाइम 94 ईयर तक है। और खिलजी हैं, सबसे कम दिन तक खिलजी किए, कितना दिन, 30 साल तक। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ बनाया। अब देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। यह दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद ट्रांसफ़र करता है। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ बात करें तो यह हिस्ट्री में बहुत विवादास्पद राजा माना जाता है, बहुत ही पढ़ा लिखा संपन्न पढ़ा लिखा राजा माना जाता है और इसको पागल शासक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा है और कहा जाता है कि अपने टाइम पीरियड से बहुत आगे तक का सोच रहता था। इतना आदमी को भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश में हम देखेंगे तो पहला इसका स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसकी स्थापना करेगा। इसका बेटा बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। और हमारे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है मोहम्मद बिन तुगलक से क्या करेगा, दिल्ली पहले राजधानी बनेगा, रहेगा इसका, दिल्ली से राजधानी हटा के दौलताबाद करेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा विवाद है, कुछ हिस्टोरियन कहेंगे कुछ रीज़न है, लेकिन इसका ऑथेंटिक प्रूफ क्या है, एक कोई हिस्टोरियन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। दूसरा ये क्या करेगा, दोआब में जो टैक्स होगा उसको बढ़ा देगा। दोआब क्या होता है, दो नदियों का जो बीच का एरिया होता है, बहुत फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो ये जो लैंड होगा ना, इसमें जो फसल होगा इसके टैक्स को बढ़ा देगा। ये दूसरा इसका काम होगा। तीसरा इसका काम होगा सांकेतिक मुद्रा चलाना। सांकेतिक मुद्रा क्या है, उसमें आप देखेंगे कि अभी जो करेंसी हम लोग यूज़ करते हैं सांकेतिक मुद्रा है, करेंसी है। इस टाइप का पैसा उसमें यूज़ नहीं होता था, लेकिन इस टाइप का करेंसी यूज़ करने वाला पहला शासक बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये भी इसका जो भी योजना होगा सारा फेल हो जाएगा। ये जो करेंसी का इसका प्रचलन होगा वो भी धीरे धीरे फेल हो जाएगा। तीसरा, ये बहुत सोचता था और सोचते सोचते एक बार इसके दिमाग में आया कि हम चीन, तिब्बत और हिमालय सब पे अटैक कर लेंगे और इसी के टाइम में चीन, तिब्बत और हिमालय पे हम अटैक करके जीत लेंगे और बहुत बड़ा साम्राज्य बनेंगे। इसके दिमाग में आया और ये क्या किया, कराचिल और खुरासान दोनों पे अटैक कर दिया। लेकिन गलती इसने ये किया कि इन दोनों पे जो अटैक किया तो लगभग दिसंबर के महीने में किया। बताइए दिसंबर के महीने में जो चीन, तिब्बत और हिमालय के एरिया होता है इस पर कितना बर्फ़ रहता है, ठंडी रहती है। इस टाइम में आपकी सेना अगर ट्रेंड नहीं है तो क्या होगा, हारिएगा ही। और इस टाइम में इसका भी यही भी जो अभियान है ये फेल हो गया। तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जितना भी मतलब करता था काम, सारा इसका प्लान फेल होता था। लेकिन प्लान करने में चूकता नहीं था। एक प्लान फेल होता था, उससे डिजास्टर प्लान दूसरा तुरंत स्टार्ट कर देता था। जब ये दौलताबाद राजधानी ले जाता है तो लोग इसका विरोध करेंगे, लोग कहेंगे हम नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, लोगों को हाथी से लोगों को पैर को बंधवा देगा और खींचवा के ले जाएगा। मतलब अजीबोगरीब काम करेगा। अभी भी सरकार कुछ उटपटांग काम करती है तो लोग कहता है कि तुगलकी फरमान है। यही मोहम्मद बिन तुगलक का फरमान याद किया जाता है, कहा जाता है तुगलकी फरमान है। ठीक है, ये 2-3 इसके टाइम पीरियड में काम हुआ जो कि सारा फेल हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान शासक अगर इस टाइम पीरियड का है तो मोहम्मद बिन तुगलक है और इसको पागल शासक भी कहा जाता है। इसका डिसीजन पागल टाइप होता था। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया।
अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों को रोज़गार दिया। देखिए राजशाही में कहा जाता है कि वेलफेयर का कंसेप्ट कम होता है, लेकिन उसमें रोज़गार मिलता था। अभी डेमोक्रेसी में बेरोजगारी चल रहा है, आप इसे तुलना कर सकते हैं। तीसरा एक चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में कोई देख लेते हैं थोड़ा। कहा जाता है कि जब भी, बहुत हिस्टोरियन लिखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि जब भी राजनेता शासन पर कमज़ोर साबित होने लगता है तो वह जाति या धर्म का सहारा लेता है। या उस समय भी सही था, इस समय भी सही है। इसलिए अगर कोई नेता अगर आपको जाति या धर्म की बात करता है तो समझिए आपके साथ वो नौटंकी कर रहा है, उसके पास कोई विज़न नहीं है, उसके पास काम करने के लिए कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, इसलिए वो धर्म की बात कर रहा है। और यही काम ये करेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का 2-3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो बेरोजगारों को रोज़गार दिया, एक नया वो विभाग बनाया है इसके लिए। अगर हम दूसरी बात करें तो यह एक इसके लिए अगर नया विभाग बनाए, उसका नाम है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय बनाया है, बेरोजगारों को रोज़गार देगा। एक दास, इसके जो स्लेव जो होते थे, दास से इसको बहुत प्यार था, और 1.8 लाख जो दास थे सिर्फ इसके मतलब राज दरबार में थे। सबसे ज़्यादा अगर गुलाम किसी के टाइम में थे तो वह फिरोज शाह तुगलक के टाइम में थे। 1.8 लाख गुलाम थे, दास थे। इनके लिए एक दीवान, एक बंदगान, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण यही करता है, नहरों का यह जाल बना देता है, नहर का निर्माण बहुत ज़्यादा करता है। सिंचाई का एक डिपार्टमेंट बनाता है, सिंचाई का। सिंचाई टैक्स इसके टाइम में था 1/10। इसका सिंचाई विभाग का नाम है हक ए सर्ब। आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। फिर से अगर हम फल की गुणवत्ता की बात करें तो फल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम करेगा कौन? फिरोज शाह तुगलक करेगा। एक इससे क्वेश्चन आता है, टोपरा और मेरठ दोनों जगह आप देखेंगे अशोक का शिलालेख था। ये दोनों शिलालेख को दिल्ली लेके आता है कौन? फिरोज शाह तुगलक लेके आएगा। और फिरोज शाह तुगलक एक अनुवाद विभाग की स्थापना करेगा, ट्रांसलेशन विभाग की स्थापना करेगा, और यह काम होगा फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। और यह दूसरा काम करेगा कि राज्य के लोगों को टैक्स के खर्च पर हज की यात्रा कराएगा। ठीक है, हज की यात्रा कराने का काम यही करेगा। और ब्राह्मणों पर, जो ब्राह्मण लोग हैं उन पर जजिया कर लगाएगा। ये कुछ काम है फिरोज शाह तुगलक का जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी शहर भी बनवाएगा, जहाँ पनाह नगर वगैरह शहर भी कुछ बनाएगा। 4 शहर बनाएगा, 3-4 शहर ये भी बनाएगा, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तैमूर लंग के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तैमूर लंग भारत पे आक्रमण कब करता है? ये करेगा 1398 के टाइम में। तैमूर लंग भारत पे आक्रमण करेगा, तो देखिए इसके बारे में ज़्यादातर आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है। तो जब 1398 में यह भारत पर आक्रमण करेगा तो इसके साथ जो आएगा वह रहेगा खिज्र खां। खिज्र खां इसके साथ रहेगा। और इधर का जो एरिया होगा, कश्मीर अफगानिस्तान वाला जो एरिया होगा, वहाँ का इसको गवर्नर बना दिया जाएगा। लेकिन इसी के आक्रमण के बाद जो ये सब क्षेत्र जीतेगा तो इसका क्षेत्र जो होगा खिज्र खां के अंडर में आ जाएगा। और यहीं खिज्र खां बाद में आप देखेंगे 1414 के टाइम में सैयद वंश की स्थापना करेगा। हालांकि इससे बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सैयद वंश पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन इतना याद रखेंगे, तैमूर लंग भारत पे आक्रमण कब करता है? 1398 में करेगा। और सैयद वंश की स्थापना कब होती है? तो तैमूर लंग आएगा और कुछ एरिया अपना जीत के जाएगा, उसके बाद सैयद वंश का स्थापना होगा। ठीक है, तो सैयद वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। क्या है? एक गुलरुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था? ये है आपका सिकंदर लोदी। हम लोदी वंश का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अगर हम लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोदी वंश का सबसे स्थापना कौन करता है? स्थापना करता है बहलोन लोदी। बहलोन लोदी के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत
बहुत हम्बल व्यक्ति था। इसके राज दरबार में कोई सरदार अगर खड़ा होकर बात करता था तो उनकी सेवा में ये भी खड़ा हो जाता था, है ना। यह अपना एक सिक्का चलाया, उसका नाम था बहलोल सिक्का। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक काल नहीं कर पाया। इसका बेटा होता है, इसका नाम है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी जो है बहुत अपने ज़माने का सबसे प्रतापी राजा हुआ है। और इसके बारे प्रतापी इन द सेंस बहुत क्रूर राजा हुआ है। देखिए, प्रतापी का मतलब ये नहीं कि वेलफेयर करता था, अपने राज को एक अच्छे पद पे पहुंचाया, एक गरिमा पे पहुंचाया, इस सेंस में प्रतापी कहा जाता है। वेलफेयर के सेंस में उसको मत लीजिएगा। तो सिकंदर लोदी जो था यह आगरा की स्थापना करेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना कौन करता है। 1504 में करेगा सिकंदर लोदी करेगा। यह क्या करेगा, एक गुलरुखी नाम से मतलब लिपि से कविता लिखेगा। यह विद्वान शासक है, कविता भी अपना लिख रहा है। तीसरा एक काम क्या करेगा, यह बहुत क्रूर शासक है, तो यह बहुत मंदिर को तोड़वाएगा। एक ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा देगा और उस मंदिर के अंदर से जो भी पत्थर निकलेंगे, मंदिर के अंदर जो पत्थर निकलते हैं भगवान की मूर्ति वगैरह का निकलेगा। और उस पत्थर को ये क्या करेगा, कसाईयों को दे देगा मांस तौलने के। मतलब कहीं ना कहीं ये धर्म को लेकर बहुत क्रूर रहेगा और ये चाहेगा कि मेरा जो धर्म वहीं आप अपनाइए, इस्लाम को अपनाइए। तो ये थोड़ा इसके बारे में पूछा आता है कि ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा के जो वहाँ के पत्थर थे कसाईयों को किसने तौलने के लिए दिया था, ये सब काम कराएगा ये सिकंदर लोदी कराएगा। अगर इसकी कुछ हॉबी की बात करें तो ये बहुत एक शौकीन व्यक्ति है और हर रोज़ ये नए कपड़े बदलेगा, नया बिस्तर बदलेगा और अगले दिन वो सारे और कपड़े और बिस्तरों का मतलब वो नीलामी करवाता था और पैसा कलेक्ट करवाता था वगैरह वगैरह, इसके बारे में कहा जाता है। सिकंदर लोदी जो है एक क्रूर शासक और प्रतापी शासक के सेंस में इसको जाना जाता था। मुस्लिमों को तजिया निकालने तथा महिलाओं को धार्मिक जगह पर जाने के लिए यह प्रतिबंध लगाता है। तो यही सब काम इसके बारे में आता है, ठीक है। अगर हम इसका एक बात करें तो गज ए सिकंदरी की स्थापना यही करता है। मतलब एक नापने का एक क्या कहते हैं उसको, पैमाना था, एक यूनिट था गज ए सिकंदरी, जिसका कौन करता है, सिकंदर लोदी करेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो पहले हमने क्या देखा था कि बहलोल लोदी है, फिर सिकंदर लोदी है और इसका बेटा इब्राहिम लोदी है। और इब्राहिम लोदी पहला शासक होगा जो 1206 से लेके 1526 के बीच में कोई ऐसा पहला शासक होगा जो कि युद्ध भूमि में मारा जाएगा, वह इब्राहिम लोदी। मतलब कि इस टाइम में जितने भी शासक हुए हैं सारा आंतरिक कलह के कारण मरे हैं। किसी का सेनापति मारेगा, किसी का भतीजा मारेगा, किसी का उत्तराधिकारी मारेगा। ये लड़ाई उस समय नहीं हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बहुत छिटपुट हो रही है। एक जो होता है, अब आप देखेंगे मुग़ल काल में आप देखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई जो मैदान में लड़ी जाएगी और उसी में इब्राहिम लोदी मैदान में मारा जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया वो है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जब 1526 में मरता है बाबर के साथ युद्ध करते हुए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो वहाँ से मुगलिया सल्तनत स्टार्ट होती है। और इस टॉपिक को हम अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा विजयनगर का जिक्र करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो ये होती है आपको 1336 में। और देखिए विजयनगर से ना एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि विजयनगर को थोड़ा सा डिटेल में बता दें। विजयनगर 1336 में स्थापना कब होती है, जब वहाँ पे दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेगा कि एक काम्पिली क्षेत्र है, वहाँ पे यह आक्रमण करेगा। वहाँ पे आक्रमण करेगा तो वहाँ के लोगों को जीत लेगा। यहाँ पे 2 मंत्री होंगे काम्पिली क्षेत्र के, इनका नाम है हरिहर और बुक्का। तो इन सब मंत्रियों को लेके आएगा दिल्ली आएगा तो हरिहर और बुक्का को भी कहेगा कि तुम लोग मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट करो और मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करो और मेरे अंडर में तुम लोग काम करो। लेकिन हरिहर और बुक्का जो हैं ये दोनों आ जाएंगे, एक होंगे संत विद्यारण्य कहाँ के होंगे, या काशी के होंगे, या बहुत प्रकांड विद्वान हैं। और ये क्या करेंगे, इन दोनों को
मुस्लिमों से फिर हिंदू बनाएंगे, और हिंदू बनाएंगे तो ये दोनों हरिहर और बुक्का भाग के जाएंगे साउथ में, जाके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देंगे और यहीं से विजयनगर की स्थापना हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विजयनगर की स्थापना कब होती है? 1336 में होती है। कौन करता है? हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं करते हैं। और विजयनगर की जब स्थापना हो रही है उसमें दिल्ली में शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, यही सब 2-3 फैक्ट इसमें पूछा जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जब विजयनगर की स्थापना होगी तो हरिहर और बुक्का तो इसे जीत लेंगे, तब पहला इसका राजा बनेगा हरिहर। हरिहर राजा बनेगा तो मदुरा को जीतेगा। विजयनगर स्थापना कर लिया, बगल में मदुरा है, मदुरा को जीतेगा। और मदुरा को जो जीतने में विजयनगर एक सेनापति भेजा है, इस सेनापति का नाम है कंपन। और कंपन जो सेनापति है बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ेगा, और कंपन जब लड़ेगा अपनी बहादुरी से और मदुरा को जीत लेगा, तो कंपन की जो बीबी होगी इसका नाम होगा गंगा देवी। गंगा देवी एक बुक लिखती है और इसका नाम है मदुरा विजय। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मदुरा विजय को कौन लिखा है? गंगा देवी लिखती है। इसमें किस चीज़ का जिक्र करती है? इसमें मदुरा विजय का जिक्र करती है। और इसमें अपने बुक में, मदुरा विजय बुक में, अपने जो पति हैं इनके कंपन का बखान करती है, गुणगान करती है, उनकी प्रतिभा के बारे में बताती हैं। ये है मदुरा विजय। हरिहर बनेगा राजा, इसके बाद बुक्का बनेगा राजा। हरिहर का भाई, हरिहर मरेगा तो इसका भाई छोटा बुक्का बनेगा। फिर इसका हरिहर का बेटा बनेगा हरिहर प्रथम, द्वितीय इसका राजा बनेगा। और हरिहर द्वितीय जब राजा बनेगा तो यह गोवा को अपने में मिला लेगा। और गोवा कौन सा क्षेत्र है? उसमें बहामनी के अंडर में है गोवा, और बहामनी से गोवा को छीन लेगा। तो जो विजयनगर का देख रहे हैं अब साम्राज्य बढ़ रहा है। हरिहर मदुरा को जीत रहा है और हरिहर का बेटा हरिहर द्वितीय आता है तो गोवा को जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं विजयनगर का साम्राज्य अब बढ़ रहा है। ठीक है, और विजयनगर के जितने राजा होंगे, ये हरिहर हो, बुक्का हो, हरिहर द्वितीय हो, बुक्का द्वितीय, जितने राजा हैं इन सब राजाओं को हम सायन नाम से जानते हैं। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो सायन नाम से इनको पुकारा जाता है। तो एक इसका लोकप्रिय नाम है, ये विजयनगर के राजाओं का लोकप्रिय नाम है सायन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है, गोवा को किसने जीता? तो गोवा को किसने जीता तो आपने हम बता ही दिया ऊपर में कि गोवा को जीतने वाला कौन है? हरिहर द्वितीय। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन, आंध्र भोज के नाम से किस राजा को जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से हम जानते हैं कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर और अपने समय का प्रतापी राजा इनको माना जाता है। और आंध्र भोज की हम बात करें, कृष्णदेव राय को हम आंध्र भोज कहते हैं, दूसरा अभिनव भोज भी कहते हैं। दोनों इनका उपनाम है। और कृष्णदेव राय की जहाँ तक बात है, बहुत शक्तिशाली राजा, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्हीं के टाइम में आप देखेंगे अष्ट दिग्गज होते थे, अष्ट दिग्गज। और इसी अष्ट दिग्गज में एक थे तेनालीराम। एग्जाम में आपसे पूछा था कि तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो ये एक कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और इनके अष्ट दिग्गज में एक सबसे और एक काबिल आदमी थे, इनका नाम है पेदाना, अल्लाह सानी पेदाना। इनका पूरा नाम है अल्लाह सानी पेदाना। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इनको कहा जाता है कि संस्कृत और तेलुगु दोनों विषयों पर इनको महारत हासिल था। और इनका अल्लाह सानी पेदाना का एक बुक है मनुचरित। और इसी मनुचरित से हमें विजयनगर की साम्राज्य की सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, कहा जाता है कि इनका जो कृष्णदेव राय का जो पीरियड था, इसको साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता था। इससे जो कृष्णदेव राय हैं नागलपुर शहर बनाते हैं, नागलपुर शहर की स्थापना करते हैं। ये हजारा मंदिर भी बनाते हैं, हजारा मंदिर की स्थापना करते हैं। ये सब हो गया। और आप विजयनगर अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दो चीज़ पढ़ने को मिलेगी। एक मिलता है आपको न्यायांकर व्यवस्था और एक मिलता है आयंगर व्यवस्था। आप देखेंगे विजयनगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि सब कुछ सेना वगैरह राजा के हाथ में नहीं है। जो विजयनगर चलेगा वो नायक के अधीन चलेगा। नायक इन द सेंस बड़े बड़े जो सामंत हैं उनके अधीन साम्राज्य चलेगा इसका।
और यही जो सामंत हैं, नायक इनको कहा जाता है, और इन्हीं के द्वारा जो राजा अपना रूल करेगा इसको न्यायंकर व्यवस्था कहेंगे। यह एक आर्थिक महासंघ था, मतलब विजयनगर को एक महासंघ के रूप में जाना जाता है, ना कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम था राजा का। आयंगर व्यवस्था कहते हैं कि विजयनगर में जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसे हम आयंगर व्यवस्था कहते हैं। तो ये 2-3 फैक्ट थी। अगर हम विजयनगर के बारे में एक और चीज़ देखें, कहाँ गया, हाँ, विजयनगर के बारे में हम देखें तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है, अभी हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका जिक्र आपको मिलेगा हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और यह जो हम्पी है ना, यहीं पे विरूपाक्ष मंदिर है, और यह यूनेस्को में यह शामिल है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। यही सब 2-4 फैक्ट था कुछ, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। नोट्स बना लेंगे और 2-3 बार अपने नोट्स को पढ़ लेंगे तो इस दोनों टॉपिक को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।